राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को किया संबोधित। टेक्नोलॉजी के उपयोग और इंटीग्रेशन के लिए बनेगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए शैक्षणिक सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म। घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे छात्र। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से। कोरोना से बचाव के लिए बढ़ाई खरीद केंद्रों की संख्या। और करनाल के निगदू और सोनीपत के बजीतपुर स्कूल में ट्रायल के तौर पर जल्द शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। 95% से अधिक अभिभावकों की सहमति। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्यपालों के सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय उच्च शिक्षा के बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका रहा। सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। टेक्नोलॉजी के उपयोग और इंटीग्रेशन से शैक्षणिक प्रक्रिया में सुधार को गति मिलेगी और बेहतर परिणाम निकलेंगे। इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। शोध की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी के उपयोग और इंटीग्रेशन से शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को गति मिलेगी तथा बेहतर परिणाम निकलेंगे। इसके लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना की जाएगी। NETF द्वारा राज्य सरकार की एजेंसियों को भी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सरकार की शिक्षा नीति नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति है। उन्होंने कहा कि कोई भी तंत्र उतना ही प्रभावी और समावेशी हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है, और यही सोच शिक्षा से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है। रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है। वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए शैक्षणिक सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने छात्रों के प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र भी लॉन्च किया। साथ ही उच्चतर शिक्षा विभाग का नया वेब पोर्टल 158 सरकारी कॉलेजों की वेबसाइट और राज्य में शोध को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा तैयार जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस नामक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का भी शुभारंभ किया। कोविड-19 महामारी के चलते विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण और प्रोस्पेक्टस शुल्क को भी माफ किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से छात्रों की सुरक्षा के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भी हरियाणा में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए आकर्षित करने की दिशा में बढ़ना होगा ताकि राज्य के युवाओं को लाभ मिल सके। हम चाहेंगे कि उनको भी हरियाणा एक आकर्षण का केंद्र लगे ताकि वो यहाँ आकर के और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के नाते से हरियाणा में अपने आप को स्थापित करें। इसके लिए भी हमें उनको ध्यान कराना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए आज जो हमने जितने भी लॉन्च किए हैं सॉफ्टवेयर, चाहे उसके अंदर व्हाट्सएप चैटबॉट है, चाहे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन आदि जो है वो घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं,
उनको कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा, उनको अपलोड करेंगे। और हमने जितने भी घर बैठे एडमिशन देके पढ़ाना है वो उनके किए हैं। आज से वो एडमिशन शुरू हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम प्रवेश प्रक्रिया को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाएगा। हमारा उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगार हेतु सक्षम बनाना है। और हमारा लक्ष्य जो है बेहतर परिणाम देना है, और वो बेहतर परिणाम के लिए जिस प्रकार का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, चाहे वो संस्कृति मॉडल स्कूल है और चाहे कॉलेज है, तो उन सारों में जिस प्रकार का कार्य चल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जबकि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। आज चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल खरीद से पहले सभी जिलों में फसलों की वेरिफिकेशन की जाएगी। हर मुरब्बे पर लगी फसलों की जाँच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि खरीफ के मौसम में धान, मक्का, बाजरा, गन्ना और कपास की खरीद होती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछली बार धान की खरीद के लिए प्रदेश में 198 खरीद केंद्र बनाए गए थे। इस बार सरकार ने मिलों में भी खरीद सेंटर बनाने का फैसला किया है। इस तरीके से करीबन 400 केंद्र और उप केंद्रों पर धान की खरीद होगी। बाजरा खरीद पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार प्रदेश की 62 मंडियों में बाजरे की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाकर दोगुनी करने का फैसला किया है। सरकार का मकसद किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदना और उन्हें कोविड-19 से बचाना है। सबसे अहम जीरी की, उसके साथ मक्के की, बाजरे की, कॉटन की और शुगर केन की। इसके लिए पिछले दिनों ये फैसला भी लिया गया था कि एक तो वेरिफिकेशन टाइमली करवाने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडीएस को, डीडीएस को डायरेक्ट किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। साथ में कमेटी डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, इनके लेवल पर भी बनाई जाएगी जो प्रत्येक मरब्बे की वेरिफिकेशन करवा कर देने का काम करें। प्रदेश सरकार ने करनाल जिले के निगदू गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और सोनीपत जिले के राजकीय उच्च विद्यालय बजीतपुर में 10वीं और 12वीं कक्षा के शैक्षणिक सत्र शुरू करने की योजना बनाई है। गांव निगदू के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 95% से अधिक विद्यार्थियों के परिजनों ने स्कूल खोलने के लिए लिखित सहमति दी है। योजना के तहत अध्यापकों और विद्यार्थियों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और इसका प्रसारण एजुसेट पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को दिखाया जाएगा। इस प्रसारण का मुख्य उद्देश्य स्कूल में विद्यार्थियों को कोरोना से बचाव के मानक नियमों के पालन के लिए जागरूक करना है। स्कूल के प्रिंसिपल धर्मपाल का कहना है कि गांव में शिक्षा के माहौल और परिजनों की बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता ने बदलाव कर दिखाया है। वहीं परिजनों ने कहा कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा के सभी उपाय करेगी ताकि बच्चे कोरोना से सुरक्षित रहकर पढ़ सकें। शिक्षा निदेशालय ने दोनों जिलों के शिक्षा अधिकारियों को कोरोना बचाव संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और स्कूलों में कक्षाएं लगाने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग से एक लेटर प्राप्त हुआ है कि हरियाणा के अंदर केवल 2 स्कूल चुने गए हैं, एक सोनीपत का और एक हमारा विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगदू। मुझे बहुत खुशी हुई। इसका श्रेय अगर मैं चाहूँ तो पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं इस गांव के निगदू के, वो शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक लोग हैं। विद्यालय का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। दूर दूर मास्क लगा के बैठेंगे और स्कूल की पढ़ाई बहुत नाश हो रही है। आज 6 महीने हो गए बच्चों की पढ़ाई नाश खराब जा रही है। और क्या नाम स्कूल लगना चाहिए, दूर दूर पढ़ाई होगी। सर भी मास्क लगाएंगे, बच्चे भी मास्क लगाएंगे। फ़ोन में नेट नहीं होता कई बार और बच्चों की आंखें खराब हो जाती है। जल्द से जल्द स्कूल लगाए। मैं निगदू गाँव में रहती हूँ।
अनलॉक 4 के तहत दिल्ली सहित कई शहरों में मेट्रो सेवा आज चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई। यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाकर और मास्क लगाकर कोविड से संबंधित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। पहले चरण में दिल्ली मेट्रो सेवा 2 पारियों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक चलेगी। मेट्रो की सामान्य सेवा 12 सितंबर से शुरू हो जाएगी। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन और प्रवेश व निकास द्वार बंद रहेंगे। यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा की अनुमति होगी। I'm very thankful and grateful to the DMRC कि उन्होंने एटलीस्ट ये ट्राई किया और ओपन किया है, ये चाहे ट्रायल हो या कुछ भी हो। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ जैसे चल रहा है तो ये कंटिन्यू हो सकता है तो करें। ऐसे ही जा रहे थे जी, दुखी होकर कभी मोटरसाइकिल से कभी बदल के कुछ न कुछ साधन। ये मेट्रो खुल गई, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली मेट्रो के संचालन निदेशक ने मेट्रो सेवा की बहाली पर कहा कि लोग मेट्रो सेवा के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मेट्रो के बिना लोगों को सफर करने में काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेट्रो संचालन में CISF, यूपी और हरियाणा पुलिस से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कि पैसेंजर्स हमारे सिस्टम को के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ है। हमने बहुत अरेंजमेंट सारे स्टेशंस पे किए हैं। सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट है, हम थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। जहाँ जहाँ पर भीड़ लगने की उम्मीद है वहाँ पर हमने अधिक हमारे ऑफिसर्स को और सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया है। भारत पाक नियंत्रण रेखा पर उत्तरी कश्मीर के नौगाम क्षेत्र के हरदूल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से शनिवार अलसुबह की गई गोलाबारी में भिवानी जिले के बास गांव के 24 वर्षीय भूपेंद्र चौहान शहीद हो गए। उनकी शहादत पर उनके पैतृक गांव के लोगों को गर्व है। हमले में उनके 2 साथी भी शहीद हुए हैं। गांव बास के किसान मलखान सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह चौहान 25 दिसंबर 2015 को सेना में गनर भर्ती हुए थे। भूपेंद्र चौहान की शादी 9 मार्च 2019 को गाँव झिंझर निवासी रेखा से हुई थी। भूपेंद्र सिंह लॉकडाउन से पहले 1 महीने की छुट्टी पूरी करके 15 मार्च को ड्यूटी पर गए थे। उनका 7 माह का बेटा भी है। भूपेंद्र के पिता मलखान सिंह खेतीबाड़ी करते हैं। भूपेंद्र के दादा ताऊ भी सेना में रहे हैं। शहीद के भाई दीपक ने कहा कि मेरे भाई ने देश की रक्षा में शहादत देकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। दीपक ने बताया कि वो भी देश सेवा करना चाहता है और सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। सेना से सेवानिवृत्त शहीद के ताऊ जयमल ने बताया कि भूपेंद्र का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम तक गांव में पहुंचेगा। मेरे भाई देश के लिए शहीद हो गए। मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। शहीद सिपाही भूपेंद्र सिंह जो कि बारामूला के रामपुर चौकी के ऊपर एक पोस्ट के ऊपर अपनी ड्यूटी करते हुए अपने दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गए। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा आज पोषण अभियान के संदर्भ में सर्वोत्तम अभ्यास और सफलता की कहानियों पर वेबिनार का आयोजन किया गया। 3रा राष्ट्रीय पोषण माह इस वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य जन भागीदारी द्वारा महिलाओं और छोटे बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एक जन आंदोलन चलाना है। और इस बार पोषण माह में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और उनके प्रबंधन पर फोकस किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपने संदेश में कहा कि समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है। पोषण माह 2020 आज से शुरू हो रहा है। आइए हम संपूर्ण भारत के लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें और कुपोषण उन्मूलन के बारे में जागरूकता फैलाएं। ये हमारी नारी शक्ति और युवा शक्ति की मदद करेगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि विमान कंपनियां पूर्णबंदी के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि वापस करेंगी। इस वर्ष 25 मार्च और 3 मई के बीच खरीदे गए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टिकटों पर यह नियम लागू होगा और धनराशि तत्काल वापस करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने पूर्णबंदी के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी वापसी करने से संबंधित एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि विमान कंपनियां पूरी धनराशि वापस नहीं करती हैं तो यात्री इसी धनराशि से अगले वर्ष 31 मार्च तक टिकट खरीद सकेंगे।
यात्री किसी भी स्थान के लिए टिकट ले सकते हैं और इसे किसी अन्य व्यक्ति को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। विमान कंपनियां इस तरह के टिकटों की हस्तांतरण सुविधा के लिए प्रबंध करेंगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को किया संबोधित। टेक्नोलॉजी के उपयोग और इंटीग्रेशन के लिए बनेगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए शैक्षणिक सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म। घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे छात्र। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से। कोरोना से बचाव के लिए बढ़ाई खरीद केंद्रों की संख्या। और करनाल के निगदू और सोनीपत के बजीतपुर स्कूल में ट्रायल के तौर पर जल्द शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। 95% से अधिक अभिभावकों की सहमति। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।